नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड में। स्टार्ट। सभापति महोदय, संस्कृत में न केवल विश्व साहित्य के महान ग्रंथ हैं, बल्कि इसमें गणित, चिकित्सा, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र और कला के ज्ञान का कोश भी है। यदि हम लुप्त संपर्कों की खोज कर लें और आवश्यक बहुविषयक पद्धतियों को विकसित करें तो संस्कृत के ज्ञान में इतनी क्षमता है कि वह वर्तमान समय की ज्ञान प्रणालियों और भारतीय भाषाओं को बहुत अधिक समृद्ध कर सकती है। संस्कृत भाषा उन मूल्यों और आदर्शों का भी स्रोत रही है जिसने हजारों वर्षों से भारत के अस्तित्व को कायम रखा है। भारत की महान सभ्यता की तरह संस्कृत किसी जाति, वर्ग या धर्म से संबंधित नहीं है। यह एक ऐसी संस्कृति का प्रतीक है जो संकीर्ण और भेदभावपूर्ण नहीं है और खुली, सहिष्णु तथा सर्वसमावेशी है। स्वतंत्र चिंतन करने वाले ऋषि मुनि और विचारक जिन्होंने वेदों और उपनिषदों में अपनी दूरदृष्टि और दर्शन की व्याख्या की, वे अपने जीवन और दर्शन के प्रतिकूल पक्षों में भी संतुलन कर सकते थे। उदारवाद और सहिष्णुता की यही भावना है जो संस्कृत में निहित है और जिसे हमें अपने आज के जीवन में अपनाना चाहिए। भारत के प्राचीन ऋषियों मुनियों का विश्व एक परिवार है का संदेश आज के विश्व के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार संस्कृत के संवर्धन और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा स्थापित 3 संस्थाएं बड़ी कुशलता से बराबर इस कार्य में लगी हुई हैं। संस्कृत भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए इन संस्थाओं ने लचीले और अनौपचारिक संस्कृत पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। ये संस्थाएं परंपरागत संस्कृत पाठशालाओं में व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी चलाती हैं ताकि संस्कृत के छात्रों को रोजगार के अधिक अवसर मिल सकें। राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान वैदिक अध्ययनों की श्रुति परंपरा को आगे बढ़ाने तथा इसके विकास और संरक्षण के कार्य में प्रयासरत है। संस्कृत के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए और भी कई उपाय किए जा रहे हैं। इनके अंतर्गत ऐसे आधुनिक विद्यालयों को जहां संस्कृत एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है और परंपरागत संस्कृत विद्यालय जहां आधुनिक विषय पढ़ाए जाते हैं तथा स्वयंसेवी संगठन जो परंपरागत संस्कृत संस्थाओं को चला रहे हैं, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
महोदय, नेपाल से जहाज हाईजैक होता है और काबुल में उतारा जाता है। पायलट सूचना देता है, मंत्री लोग सोए रहते हैं, किसी को पता नहीं है और कहते हैं कि ईंधन नहीं है, और उसके बाद चाकू के बल पर अफगानिस्तान लेकर चले जाते हैं। अगर सोच और विवेक होता तो मणिपुर में यह घटना ना घटती। बड़ा दुर्भाग्य है मणिपुर के लिए। वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें। वहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आपके छोटे से बजट से उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। हमें दुख है कि एक शांतिपूर्ण राज्य को सरकार ने मुश्किल में डाल दिया। पूर्वोत्तर राज्यों में जो शांति और व्यवस्था बनी थी उसको यह सरकार कायम नहीं कर पा रही है। इसके लिए मैं सरकार के इस्तीफे की मांग करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वहां जल्दी से जल्दी चुनाव होंगे। यह सरकार अगर इस्तीफा दे दे तो नागालैंड और मणिपुर की समस्या को जल्दी हल किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि सरकार वहाँ की समस्या को बढ़ाती जाएगी, हल नहीं कर पाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुरोध करता हूँ कि मणिपुर में शीघ्र से शीघ्र शांति और व्यवस्था कायम की जाए और सरकार अपनी गलती को माने कि उनकी सोच में कमी रही है, उनकी नीतियाँ सही नहीं रही हैं। ये हंगामा तो हर जगह करा देते हैं। उत्तर प्रदेश में आग लगा देते हैं, कभी राम के नाम पर, कभी किसी और के नाम पर। मणिपुर में इस स्थिति की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की है। वहाँ की भोली भाली जनता को आपस में लड़ाने की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की है। इस देश में हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने की जिम्मेदारी भी इस सरकार की है। मैं एक प्रार्थना और करना चाहता हूँ कि इन दिनों गलतफहमी के कारण जो नागा लोग मणिपुर के निवासी हैं, मणिपुर के कुछ इलाकों के रहने वाले लोग हैं, वे एकदम घर बार छोड़कर डर के मारे शरण स्थलों पर चले गए हैं या अन्य जगहों पर जाकर उन्होंने शरण ली है। मैं कहना चाहूँगा कि अब वहाँ शांति स्थापित हो गई है, वहाँ का वातावरण सुधर गया है। उन्हें उनके घरों को वापस लौटाया जाए ताकि वे समझ सकें कि हम मणिपुर में सुरक्षित हैं और नागालैंड में जो अलगाववादी तत्व हैं उनका उद्देश्य पूरा ना हो सके और वहाँ की जनता समन्वय के साथ रह सके। इस प्रकार का प्रयास इस राष्ट्रपति शासन में होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता श्री शरद पवार ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं उनका मैं आदर करता हूं। उन्होंने जिस बड़प्पन के भाव से परिमार्जन किया है वह सारे सदन के लिए एक आदर्श है। उसका भविष्य में भी अनुसरण होना चाहिए। 2-3 घंटे की चर्चा में मुख्य रूप से
जो सवाल उठा था और श्री शरद पवार ने भी उसका उल्लेख किया है, वह सीबीआई की कार्यशैली के बारे में है। यह कार्यशैली वर्षों में ढली है। यह कार्यशैली अब एक रूप पा चुकी है। इस कार्यशैली के गुण दोषों पर हम लोग लगातार चर्चा करते रहे हैं, टिप्पणी करते रहे हैं, लेकिन आज जिस प्रकरण का उल्लेख विशेष रूप से किया गया और सीबीआई का नाम लिया गया, मैं उसकी जानकारी प्राप्त करूंगा और उसमें अगर किसी भी प्रकार की राजनीति की बू आई तो उसका निराकरण किया जाएगा। यह मैं आश्वासन देना चाहता हूँ। मेरी सरकार की यह निश्चित नीति रहेगी कि सीबीआई जैसी संस्थाओं का कभी भी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग ना हो। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। इस सत्र के दिन सीमित हैं। हमें 17 तारीख को विश्वास का मत लेना है। वैसे 15 तारीख तक हमें विश्वास का मत लेना था, लेकिन 15 तारीख को छुट्टी है। 17 तारीख को भी उगादी गुड़ी पड़वा है। स्टॉप।